Good afternoon, dear students. Today we are with the next topic, that's urinary incontinence. Urinary incontinence or involuntary urination. वो urination जो कि involuntary होती है, that occurs because of its own. किस वजह से? बहुत सारी केसेस हो सकते हैं, लाइक ब्लैडर पे प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो यूरिन पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ एंड यूरिन ड्रिबल्स डाउन. इट्स आल्सो नोन एज ड्रिबलिंग अप. दूसरा ये है कि कोई इन्फेक्शन हो गया ब्लैडर का, डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी हो गई तो यूरिन ड्रिबल आउट हो गया. तीसरा ये है कि अगर ज्यादा स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ डेट्रोसर होगी, ओवरफ्लो हो गया ब्लैडर, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिबल बाय ड्रिबल जो है यूरिन फ्लो करेगा. तो अगर वॉलेंट्री विल हमारी जो है मैच्योरेशन की, जब हम यूरिनेट करते हैं, अगर उसके अलावा भी यूरिन इज ड्रिबलिंग आउट, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रही है ड्यू टू वेरियस बॉडीली कंडीशंस, उस चीज को हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. इनकॉन्टिनेंस को समझने के लिए पहले कॉन्टिनेंस को समझना जरूरी है, पहले नॉर्मल मैच्योरेशन को समझना जरूरी है. मैच्योरेशन मींस द एक्ट ऑफ वाइडिंग द यूरिन. तो मैच्योरेशन जो है वो प्रोसेस कैसे कंट्रोल होती है? वो प्रोसेस जो है उसका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है, वो दो चीजों के पास होता है. वन इज स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट? दैट इज सैक्रल कॉर्ड, सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड. और दूसरा जो है, जो सीएनएस का पार्ट है, ब्रेन है. ब्रेन का कौन सा सेंटर? पॉन्स. पॉन्स यू नो दैट्स अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. तो पॉन्स में दो सेंटर्स होते हैं. वन इज पोंटीन मैच्योरेशन सेंटर, पोंटीन मैच्योरेशन सेंटर, एंड सेकंड इज पोंटीन स्टोरेज सेंटर, पोंटीन स्टोरेज सेंटर. तो क्या चीज होती है यहाँ पे? देखिए नॉर्मल ब्लैडर में क्या चीज होती है, व्हेन 500 ml से ज्यादा यूरिन जमा होता है, दैट मींस यूरिन कम्स फ्रॉम द किडनीज थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो अब ये यूरिन जब हाफ फिल ब्लैडर हो गया, जब हाफ फिल से ज्यादा ब्लैडर हो गया, तो ए रिफ्लेक्स गोज, ए रिफ्लेक्स गोज. उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. यूजुअली ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स 500 ml से ज्यादा जब यूरिन जमा होगा, अप टू 700 ml जब यूरिन जमा होगा, तब ये जाती है पॉन्स को, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जब जाती है पॉन्स तक, तो पॉन्स जो है दैट डिकोड्स दैट सिग्नल कि ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो आई, अब मुझे क्या मोटर सिग्नल भेजना है ब्लैडर को. तो क्या होता है, दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं. अगर जो हमारे सेंसरी नर्व्स है, अगर उन्हें सेंस किया, अगर ब्रेन ने सेंस किया कि एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, मैं उस जगह हूं जहां काम कर रहा हूं, मैं उस जगह हूं जहां पे कोई काम चल रहा है, मैं नहीं जा सकता, देयर इज नो टॉयलेट फैसिलिटी, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पोंटीन स्टोरेज सेंटर जो है वो वापस सिग्नल भेजेगा ब्लैडर को, होल्ड. होल्ड मतलब आप ठहरिए, यूरिन को होल्ड कीजिए जब तक ब्लैडर पूरा फिल ना हो जाए, क्योंकि बंदा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं है. इसीलिए जब हमें कभी अर्ज होती है मैच्योरेशन की, हम उसे 30 मिनट्स 1 आवर मोर देन दैट होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ पोंटीन स्टोरेज सेंटर. पोंटीन स्टोरेज सेंटर बोलता है होल्ड. नाउ इफ वी आर इन ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, the pons or pontine micturition center will send a signal to the bladder that go and contract and the person will void. तो इसमें ये जो sacral spinal cord है उसका क्या रोल है? यहां से क्या होता है, यहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स अराइज होती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती है, वो सप्लाई करती है इंटरनल स्फिंक्टर को, क्योंकि दो स्फिंक्टर्स होते हैं यूरेथ्रा में, एक तो होता है इंटरनल दैट्स इनवॉलेंट्री, दूसरा होता है एक्सटर्नल दैट्स वॉलेंट्री. तो जब सिग्नल आ गया मैच्योरेट, इंटरनल स्फिंक्टर विल रिलैक्स. जब ये रिलैक्स करेगा, यूरिन विल काम डाउन. दिस यूरिन विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और वो प्रेशर हम फील करेंगे. एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री, तो हम उसको क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंड यूरिन विल कम आउट ऑफ द यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल स्पिन्स, एंड इन केस ऑफ फीमेल डायरेक्टली विल कम आउट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग. नाउ दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो वो क्या करेगा, वो पहले सिग्नल भेजेगा डेट्रोसर को कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, ताकि यूरिन को क्या मिले, एक थ्रस्ट मिले, थ्रेशोल्ड मिले, फोर्स मिले बाहर आने का. तो दिस इज नॉर्मल मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, sympathetic as well as parasympathetic, composition of two systems, sympathetic as well as parasympathetic, in combination with pons, two centers, pontine storage center and
pontine micturition center. Oh, when a normal person micturates, this is the mechanism. Now we have to read the incontinence, जिसमें person बार बार micturate करता है, बार बार dribble होता है without the voluntary will. तो उसमें क्या होता होगा? उसमें या तो मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, या तो स्फिंक्टर प्रॉब्लम है, या तो ब्लॉकेज है, या तो सिट्रस है. तो उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे इनकॉन्टिनेंस को इनटू वेरियस कैटेगरीज. फर्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. फर्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. सेकंड इज सिट्रस इनकॉन्टिनेंस. सिट्रस incontinence. And third is overflow incontinence. Overflow incontinence. ये तीन जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट. एक और भी हो सकता है, दैट्स न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस. अगर कोई ट्रॉमा आ गया स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, तो उस वक्त भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, दैट्स न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस. मेनली हमारे लिए ये तीन जानना जरूरी है. फर्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस, सेकंड इज सिट्रस एंड थर्ड इज ओवरफ्लो. नाउ व्हाट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस? अर्ज इनकॉन्टिनेंस में हम इसको बोल सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लेडर भी. इट्स आल्सो नोन एज ओवर एक्टिव और हाइपर एक्टिव ब्लेडर. We see that bladder constricts when it receives the signal to micturate. When it receives the signal to micturate. Now, because of various urinary tract infections, अगर UTIs है, तो क्या हो सकता है? जो हमारे पास डेट्रोसल मसल्स है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो लाइन कर रहा है ब्लैडर को, डेट्रोसल मसल्स जो है, इनमें सेल्स होते हैं. दे आर नोन एज अम्ब्रेला सेल्स. व्हाई अम्ब्रेला? बिकॉज वी नो ब्लैडर हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, लाइक क्लोजेस डाउन एंड अम्ब्रेला ओपन्स अप. so that's why these are known as umbrella cells. तो जब यहाँ पे UTIs होंगे, तो there will be irritation of these cells, and constant irritation of cells will create a constant citrus, जिसकी वजह से constant कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और जब कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, यूरिन को क्या मिलेगा? थ्रस्ट. और यूरिन किसको प्रेस करेगा? इंटरनल स्फिंक्टर को. जब इंटरनल स्फिंक्टर को प्रेस होगा, यहाँ से क्या आएगी? स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आएगी पैरासिम्पैथेटिक, ये ओपन होगा, तो यहाँ पे यूरिन कहाँ पे आएगा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे. हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करेंगे किसके लिए? वाइड करने के लिए. लेकिन जो यूरिन निकलेगा, इट्स फ्लो विल बी वेरी लो, इट्स क्वांटिटी विल बी लो, एंड आवर अर्जेंसी विल प्रोसीड. अर्जेंसी सबसाइड नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी ऑफ डेट्रोसर मसल्स है. दैट मीन्स यहाँ अगर कोई ट्रॉमा आ गया है, ब्लड ट्रॉमा और एनी अदर इन्फेक्शन और इरोजन और एनी अदर डिजीज या मैलिग्नेंसी, लाइक इफ देयर इज कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स, इफ इट इज इन द इनिशियल स्टेज, तो यहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव डेट्रोसर हो सकता है. तो ओवर एक्टिव डेट्रोसर या हाइपर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेट्रोसर creates a thrust on the urine, which causes the incontinence or continuous flow of the urine. तो मे बी यूरिन हाफ फिल्ड हो सकता है ब्लैडर, लेस देन हाफ फिल्ड, 1/3 फिल्ड. लेकिन जब डेट्रोसर कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट करेगा, यूरिन क्या रहेगा? यूरिन होल्ड अप नहीं हो पाएगा, यूरिन कॉन्स्टेंटली ड्रिबल करेगा. सो दैट इज द फर्स्ट केस, दैट इज नोन एज सिट्रस इनकॉन्टिनेंस. इट कैन आल्सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस. इट कैन आल्सो ऑकर विद एज, बिकॉज विद एज द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स डिग्रेड्स, ये कम हो जाती है. दूसरा है सिट्रस इनकॉन्टिनेंस. व्हाट इज सिट्रस? सिट्रस इज एनी सॉर्ट ऑफ बर्डन. सिट्रस मतलब बोझ, बर्डन और प्रेशर. जब ब्लैडर पे प्रेशर आता है, जब किसी दूसरे ऑर्गन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली यूरिन जो है वो डाउन फ्लो करेगा, वो यूरिन जो है ड्रिबल करेगा. उस इनकॉन्टिनेंस को हम बोलते हैं सिट्रस इनकॉन्टिनेंस. लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब यूट्रस हाइपर एक्सपैंड हो जाता है, तो यूट्रस का लोड किस पे पड़ता है? फीमेल्स में, ब्लैडर पे. इसलिए उनमें प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पे, और वो कॉन्स्टेंटली मिक्चुरेशन के लिए जाती है. दूसरा है ओबेसिटी. अगर किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, तो एक स्टेज आता है कि वो बियर नहीं कर पाता है वेट, बिकॉज ग्रेविटी सेज हमारे ब्लैडर पे जो अपर हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा फैट डिपोजिशन है, उसका लोड रहता है, और अगर उस वजह से इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, उस वजह से क्या हो सकता है? सिट्रस इनकॉन्टिनेंस. थर्ड इज अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बिकॉज हमें पता है ब्लैडर और बाउल
दे आर एनाटॉमिकली लोकेटेड एज सो कि अगर ये बाउल इन्फ्लेट करेगा ज्यादा, अगर ये बाउल जो है इन्फ्लेम करेगा ज्यादा, ये ब्लैडर पे प्रेशर लाएगा। अगर क्रॉनिक फीकल इंफेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वजह से भी, या क्रॉनिक बाउल डिजीज है, उस वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है और कंटिन्यूसली बंदा वॉइड कर सकता है। जैसा हम देखते हैं, अगर हमें कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना होता है बाउल का, तो हम यूरिन को पहले वॉइड कराते हैं, क्योंकि हमें पता है जब इसमें हम कोई एनिमा देंगे या कोई चीज देंगे तो वो प्रेशर किस पे लाएगा, ब्लैडर पे लाएगा। तो इस सॉर्ट ऑफ इनकॉन्टिनेंस को हम बोलते हैं सिट्रस इनकॉन्टिनेंस, जो प्रेशर की वजह से ब्लैडर पे होता है। थर्ड इज हाइपरफ्लो और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये यूजुअली किन में होता है? ओवरफ्लो मीन जब यूरिन अपनी लिमिट से ज्यादा ब्लैडर में होल्ड करता है। यूजुअली ब्लैडर क्या करता है, 1.2 लीटर्स टू 2 लीटर जो है वो दिन में हम यूरिन वॉइड करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, अगर ये ब्लैडर में रिटेंशन ज्यादा रह गया, मतलब इट्स होल्डिंग द यूरिन, तो ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे डेट्रोसल मसल्स। डेट्रोसल मसल्स क्या हो जाएंगे, ओवर स्ट्रेच। और उस ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जब अपनी लिमिट को पहुंच जाएगी डेट्रोसल मसल्स, तो उसके बाद वो ओवर स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपर स्ट्रेचड है, ओवर स्ट्रेच, जिसकी वजह से यूरिन पे थ्रस्ट पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जो है ड्रबल हो जाएगा। ये किस केस में होता है, लाइक अगर स्टोन ब्लॉकेज आ गई, अगर यहाँ पे यूरिटर्स में किडनी स्टोन ड्रबल होगी, ड्रूप डाउन होगी, नीचे आ गई ब्लैडर में, वो ब्लॉकेज करेगी। जब ब्लॉकेज करेगी कोई, यहाँ से तो रिफ्लेक्स आ रहे हैं न्यूरल, पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक इज वर्किंग, बट यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यूरिन इज क्रिएटिंग ए थ्रस्ट ऑन दिस थिंग। तो इसकी वजह से डेट्रोसल स्ट्रेचेस, हाइपर स्ट्रेचेस, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैप्स क्रिएट होती है, जो यूरिन का थ्रस्ट होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन है वो नीचे आने लगता है। दैट इज नोन एज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। या किसी को इंजरी है, यूरिथ्रल स्ट्राइटर, अगर किसी को यूरिथ्रल इंजरी, इनके साथ मेल्स, क्योंकि उनमें एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, पेंस, अगर पेंस में ब्लॉकेज है, या प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बीपीएच ज्यादा हाइपरट्रॉपिक है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज आती है, और जब ब्लॉकेज आती है उसकी वजह से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन डबल होता है। जैसा आप ओल्ड एज पेशेंट्स में देखते हैं, वो बार बार मैच्योरेशन के लिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी जो अर्थ है वो काम नहीं होती है, और उनका जो फ्लो होता है वो बहुत कम रहता है, दे ड्रिबल द यूरिन, दैट इज नोन एज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। जैसे हम प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में क्या करते हैं, फिल्टर अप प्रोसीजर करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस। चौथा भी हो सकता है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, अगर ट्रॉमा आ गया, क्योंकि हमें पता है मैच्योरेशन इज गाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम दैट अराइज फ्रॉम sacral and thoracic spine, that means parasympathetic as well as sympathetic. So these were the 3 types of urinary incontinences. तो यूजुअली ट्रीट कैसे होता है, बाय ड्रग्स। अगर इन्फेक्शन है तो हम काज देखते हैं। अब अगर प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसको हम केगल एक्सरसाइज बोलते हैं, केगल एक्सरसाइज। और केगल एक्सरसाइज कब होती है, कैसे होती है, एक इंसान को क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है आप कंस्ट्रिक्ट कराए अपने वॉलंटरी स्फिंक्टर को, अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को, और उनको होल्ड कीजिए अप टू 2 to 5 मिनट्स, उसके बाद रिलैक्स करिए और उसके बाद फिर से होल्ड करिए। दिस कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन इज रिपीटेड सो दैट दीज मसल्स गेन द स्ट्रेंथ। ये हम ज्यादा किस में करते हैं, सिट्रस इनकॉन्टिनेंस में, ताकि प्रेगनेंसी में इनकॉन्टिनेंस ना हो। तो ये हम रोज बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं, लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी को करने के लिए, जिसकी वजह से उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जिसकी वजह से अगर सिट्रस हो भी, यूरिन ड्रिबल नहीं कर पाता है और ब्लैडर इज एबल टू अरेंज। होप यू understood the topic of urinary incontinence. Goodbye, take care.